वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे और लेक्चर नंबर 4 भी लेक्चर नंबर 3 से जो है वो रिलेट कर रहा है। तो देखें जी, लेक्चर नंबर 4 के अंदर क्या है, इसका जो उन्वान है डेट इज़ सर सैयद अहमद खान एंड हिज कंट्रीब्यूशंस। अब सर सैयद अहमद खान ने बर सगीर के मुसलमानों के लिए क्या क्या जद्दोजहद की थी। सर सैयद अहमद खान ने बर सगीर के मुसलमानों को किस तरह से जो उन पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे थे उनसे किस तरह से इनकी निजात दिलाई थी, उसके बारे में इस चैप्टर इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ इसी वीडियो में मैं आपको उर्दू के हैंडआउट भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका सिर्फ मकसद यही होगा कि आप जो है उसको देखकर उसको अपनी सेल्फ राइटिंग में क्रिएट कर लेंगे और इसके बाद अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करने के बाद उसको अपनी सेल्फ राइटिंग में एज अ शॉर्ट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख सकेंगे। ओके, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट Manuscriptor of the Indian Muslim Sir Syed Ahmad Khan was born at Delhi in 1817। ये इम्पोर्टेंट MCQs है कि सर सैयद अहमद खान जो है वो कहाँ पर पैदा हुए थे और कब पैदा हुए थे। ये आपने एज अ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपको पेपर के अंदर। फिर उसके बाद दिस इज़ द पीरियड, ये वो टाइम था व्हेन द ग्रेट मुगल एम्पायर वाज क्लोज टू द कंप्लीट कोलैप्स। सर सैयद फैमिली हैड ऑलरेडी जॉइंड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हिज मैटरनल ग्रैंडफादर सर्व्ड इन ईरान एंड बुर्मा अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सर सैयद गॉट इंटरेस्ट इन इंग्लिश फ्रॉम हिज मैटरनल फैमिली। और ये सारा उनका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि आप जो है सिर्फ ये चीज़ याद कर लें कि सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए थे और कहाँ पर पैदा हुए थे। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लाइन है डेट इज़ यहाँ से कि द डेथ ऑफ सर सैयद फोर्स्ड हिम टू जॉइन द ब्रिटिश एज हेड क्लर्क इन 1839। द डेथ ऑफ हिज ब्रदर मेड हिम सीरियस एंड एनर्जेटिक टू फोर्स द नेविस्ट ऑफ लाइफ कांग्रेसली। फिर उसके बाद इनकी सर्विसेज पे बात करते हैं। इनकी सर्विसेज इंपॉर्टेंट हैं कि इनकी सर्विसेज क्या थी। He took responsibility of the Indian Muslims when they had been thrown in backwardness, depressions. The British held him criminal of the war, while the Hindus had won the British being anti-Muslim force। उर्दू हैंडआउट में इसको देख लें जी कि जब इन्होंने संजीदगी के साथ, पसमाइंदगी के साथ, अफसरदगी के साथ क्या किया था, ये तमाम तर मुसलमान जो थे वो अफसरदगी के आलम में डूबे हुए थे। इन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों की जिम्मेदारी को कबूल कर लिया था। कैसे कबूल कर लिया था कि अंग्रेज़ों ने इन्हें जंग का मुजरिम ठहराया, जबकि हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को मुस्लिम मुखालिफ कुव्वत होने की वजह से जीत लिया था। यानी वही बात है जो लेक्चर नंबर 3 में बता रहा था कि लेक्चर नंबर 3 में भी यही बात बताई गई थी कि जो मुसलमान थे उन पर सारा मलबा डाल दिया गया था जो 1857 की जंग थी उसका। लेकिन मुसलमान जो थे एक अमन पसंद कौम है और मुसलमान जंग नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से लेकिन मुसलमान कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी हिंदुओं से। तो सर सैयद अहमद खान ने इनका जो मलबा था वो इस तरह से उठाया था कि आपने इनको इंग्लिश तालीम सीखने का मशवरा दिया था ताकि हम जो मुसलमान हैं वो अंग्रेज़ों से बातचीत कर सकें। फिर उसके बाद सर सैयद एंड पॉलिटिक्स। सर सैयद और पॉलिटिक्स का क्या है कि इन द पॉलिटिकल एरिया सर सैयद, यहाँ पर एरिया आएगा, इन द पॉलिटिक एरिया सर सैयद कर्व्ड न्यूमरस सक्सेस। और इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मुस्लिम एंड द ब्रिटिश इन्फ्यूज ड्यू टू द पास्ट पर्टिकुलर इंसिडेंट्स। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अब सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको क्या किया था, ख़त्म करने के लिए एक तजवीज़ दी थी। डेट इज़ कि अवेकनिंग अमंग द मुस्लिम अबाउट द पोलिटिकल अप्स एंड डाउन टू को एग्जिस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर नेशन इन इंडिया was another contribution of Sir Syed. He motivated the Muslim to observe the modern education to the Western because this way the very motive of the Western expansion in the world। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि सर सैयद अहमद खान ने इस मुश्किल घड़ी में लोगों को ये मशवरा दिया था, मुसलमानों को ये तालीम दी थी कि आप क्या करें, आप मॉडर्न एजुकेशन को सीख लें ताकि आपके दरमियान जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मुसलमानों के दरमियान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान वो ख़त्म की जा सकें बातचीत के ज़रिए। उर्दू हैंडआउट्स में इसका तर्जुमा देख लें जी। दूसरा पैराग्राफ है, सर सैयद ने जंग आज़ादी के दौरान अपनी जानें बचाकर अंग्रेज़ों का एतमाद और खुशगवार रिश्ता जीत लिया। इस ताल्लुकात को इन्होंने मुसलमानों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। ये एक लतीफ़ सूरत हाल थी क्योंकि हुकूमत ने जंगी जराइम को मुसलमानों के कंधे पर डाल दिया था।
यहाँ से वो बात कर रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश कॉन्फिडेंस जो था वो जीत लिया था और उसके बाद इसी को मुसलमानों के हक़ में इस्तेमाल किया था मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सर सैयद अहमद खान ने दिया था। आप इसको अपनी राइटिंग में लिख सकते हैं, 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में ये सेल्फ राइटिंग में आ सकता है। फिर उसके बाद सर सैयद ने पॉलिश कौन कौन सी किताबें की थी, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, इस चीज़ को आपने याद रखना है कि सर सैयद अहमद खान ने इंडिया के अंदर रिसाला एक दिया था, असबाब बगावत हिंद रिसाला है। इसके अलावा जिसने हेल्प की थी मुसलमानों को नेशन बनाने के लिए। फिर उसके अलावा एक और MCQ यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था, उर्दू और हिंदी कंट्रोवर्सी कहते हैं तनाज़े को। अब जब उर्दू और हिंदी कंट्रोवर्सी आया था, यानी अब उर्दू हिंदी तनाज़ा आ गया था कि हिंदू ये चाहते थे कि जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी रखी जाए, जबकि मुसलमान ही चाह रहे थे कि नेशनल लैंग्वेज उर्दू मुल्क में जो है वो जनरेट की जाए, मुल्क में नेशनल लैंग्वेज उर्दू को रखा जाए। तो उर्दू ने क्या किया था, उर्दू ने ग्रो किया था एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल इंडियंस रिगार्डलेस ऑफ ओरिजिन एंड रिलीजन। बट इन 1867, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1867 के अंदर बनारसी हिंदूज ने क्या किया, स्टार्टेड कर दिया कि टू रिप्लेस उर्दू बाय हिंदी, के उर्दू को रिप्लेस कर दिया जाए हिंदी के साथ। इस ऑब्जेक्टिव पर भी जो छेड़छाड़ थी वो हिंदुओं ने की थी। अब क्या हुआ, सर सैयद अहमद खान ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया और क्या कहा था कि अब सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को यही तरगीब दी थी कि अब मुसलमान जो हैं वो एक नेशन है, मुस्लिम बोथ आर द नेशन दैट नॉट लाइव टुगेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दोनों एक कौम है और दोनों अब एक दूसरे के साथ इकट्ठी नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि लेटर द फॉलोअर्स ऑफ सर सैयद ट्राई टू लेवल बेस्ट टू सेव उर्दू लैंग्वेज। और जो सर सैयद के जो साथी थे उन्होंने क्या किया, उर्दू लैंग्वेज को सेव करने की बेहतरीन कोशिश कर रहे थे। मोहसिनुल मुल्क वॉज द आउटस्टैंडिंग पर्सन, ये वो बेहतरीन पर्सन थे हु ऑर्गेनाइज द मुस्लिम इन डिफेंस ऑफ उर्दू। उर्दू हैंडआउट्स में भी इसको देख लें जी कि सर सैयद अहमद खान ने हिंदुस्तान के वफादार महदन और रिसाला इसबाब बगावत हिंद शाया किया, जिसने दोनों कौमों को अपनी शिकायत दूर करने में मदद की। फिर उसके बाद उर्दू हिंदी तनाज़ा यहाँ से उर्दू असल में या मजहब से कतई नज़र तमाम हिंदुस्तानियों के मुश्तरका ज़बान के तौर पर बढ़ी, लेकिन 1867 के अंदर बनारसी हिंदुओं ने क्या किया, एक मुहिम चला दी, जिस मुहिम का मकसद ये था कि अब उर्दू को हिंदी से रिप्लेस कर दिया जाए। फिर उसके बाद मुस्लिम्स एज अ नेशन से क्या मुराद है, इसका मतलब यह है कि अब मुसलमान एक कौम है। और सर सैयद अहमद खान वाहिद पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले मुसलमानों को एक कौम का खिताब किया था, एक कौम का कहकर पुकारा था कि सर सैयद अहमद खान यूज द वर्ड नेशन फॉर द मुस्लिम। अब हम ये नहीं सर सैयद कह रहे थे कि मुसलमान जो है ये एक अलग जो है वो लोग हैं, बल्कि ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम एक अलग कौम है जबकि हिंदू एक अलग कौम है, जिसकी वजह से अब ये दोनों साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इनका अपना रहने सहने का तरीका है, इनकी जो ज़ुबान और सकाफ़त है वो अपनी है, इनकी इबादत के तरीके जो हैं वो भी सारे अपने अपने हैं, जिसकी वजह से अब इन दोनों को सेपरेट हो जाना चाहिए, यानी मुस्लिम कौम अलहदा हो जाए और हिंदू कौम अलहदा हो जाए। सम राइटर्स क्रिटिसाइज्ड दैट ही डिक्लेयर्ड हिंदूज एंड मुस्लिम वन नेशन। अब सम राइटर्स वहाँ पर क्या कर रहे थे कि जो हिंदूज और मुसलमान हैं दोनों एक ही कौम है, लेकिन मैटर फैक्ट ये था कि अब हिंदू और मुस्लिम यूनिटी दैट मीन द वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेशंस एज वंस ही सेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स शुड ट्राई टू बी ऑफ वन माइंड इन मैटर्स विच अफेक्टेड देयर प्रोग्रेस। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर ये बात डिक्लेयर की जा रही है कि अब मुसलमान जो हैं वो एक कौम नहीं है, मुस्लिम एक अलग कौम है जबकि हिंदू एक अलग कौम है, और इनके अपने रहने सहने के तरीके हैं, इनकी अपनी ज़ुबानों सकाफ़त है, ये इनके इबादत के जो तरीके हैं वो अलग हैं। और फिर उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है इस लेक्चर का डेट इज़ मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन इन दिसंबर 1893, MCQs में आया हुआ था। सर सैयद ने फाउंड किया था, बनाया था एक एसोसिएशन को, जिसका मेन पर्पस क्या था, टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल रिलीजियस एंड सोशल राइट्स ऑफ मुस्लिम। यानी कि ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि इसका मकाम ये था, इसका बेसिक पर्पस ये था कि मुसलमानों को सियासी तौर पर मुसलमानों के सोशल राइट्स को, जो हकूक़ हैं, और रिलीजियस का मतलब जो इस्लामी तालीमात हैं, जो इनके इबादत करने के तरीके हैं, उन राइट्स की हिफाजत की जा सके। सर सैयद एक ग्रेट लीडर हैं बिकॉज ही कंट्रीब्यूट ग्रेटली द मुस्लिम स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी।
انہوں نے ایک کام کیا مسلمانوں کی اپنی ایک شناخت کے لیے اور ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. یہ آپ کا لیکچر نمبر 3 تھا پاک اسٹڈی 301 کا اوور ویو. اگر اس کا کیا جائے تو اوور ویو میں شارٹ کوشچن مسلم ایز اے نیشن یہ پوچھ سکتا ہے کہ ڈیفائن مسلم ایز اے نیشن, اور وہ کون سے پرسن تھے جنہوں نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ مسلم ایک قوم ہے, وہ سر سید احمد خان تھے. پھر یہ کانفرنس کا جو ڈیفنس ایسوسیشن ہے اس کا کام کیا تھا, اس کا کام بیسک کام یہی تھا کہ یہ پروٹیکٹ کر سکے مسلمانوں کے حقوق کو, مسلمانوں کے رائٹس کو. اور اردو ہندی جو کنٹروورسی ہے یعنی اردو ہندی تنازع, اس سے کیا مراد ہے اس سے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ اسے سیلف رائٹنگ میں لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. ویڈیو اچھی لگنے پر اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کائنڈلی اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.